हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द डे 3 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। किसमें हम पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं डे 7 सीरीज में, जहां हम क्या कवर कर रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। किसके? इंडियन इकोनॉमिक्स के। तो दोस्तों, मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था ग्लोबलाइजेशन के बारे में। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे डी ग्लोबलाइजेशन। तो पहले ग्लोबलाइजेशन आपको याद है क्या था? ग्लोबलाइजेशन है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसका? मार्केट्स का। कौन से मार्केट्स का? इंडियन मार्केट का विद अदर कंट्रीज के जो मार्केट्स है, ठीक है ना। तो बेसिकली या फिर उनके लिए क्या होगा कि उनके लिए होगा अगर वो दूसरी कंट्रीज और दूसरी कंट्रीज के साथ में इंटीग्रेट कर रही हैं अपना मार्केट। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन हो रहा है ग्लोबल मार्केट्स का। तो उसी को कह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन। अब जब हम इस ग्लोबलाइजेशन को बोले कि हम डिसइंटीग्रेशन करना शुरू कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें नहीं पसंद है कि चाइना जो है वो हमारी कंट्री पर बार बार अटैक कर रहा है, हमें उनके साथ ज़्यादा ट्रेड नहीं करना, तो हम कहीं ना कहीं कोशिश करें उनसे इंटीग्रेट करने की अपने मार्केट को। वो क्या हो गया? डी ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कि अभी आ रही है दिवाली, है ना। दिवाली पर क्या बोला जाता है? दिवाली पर बोला जाता है आप अपने यहाँ के कैंडल्स या अपने यहाँ के जो दिए हैं उन्हें खरीदो, ना कि चाइना के। क्यों चाइना के? क्यों मत खरीदो? कि चाइना के दिए ना काफ़ी सस्ते रेट में तो वो हमें दे रहे हैं, एक तो वो अच्छे नहीं हैं, दूसरी बात ये है जो हमारे यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी जो सेल है वो गिरती जा रही है। तो आप उनको भी दिवाली सेलिब्रेट करवाओ और उनके दिए खरीदो, ना कि चाइना के। ऐसी चीज़ें आती है ना, अभी स्वदेशी मूवमेंट टाइप्स चल जाएगा पूरा। तो वही क्या है, हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं। किसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं? इन स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स का। तो इसी को क्या बोल रहे हैं हम? इसी को बोल रहे हैं प्रोटेक्शनिज्म। और प्रोटेक्शनिज्म में हम क्या कर रहे हैं उसके लिए कि हम डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जहां हम अपने कंट्री के लोगों को ये बोल रहे हैं कि आपकी जो डिपेंडेंसी है किसी भी फॉरेन प्रोडक्ट के ऊपर, उसको थोड़ा कम करो। ठीक है, जो हमारे इतना इंटीग्रेशन हो रहा है दूसरी कंट्रीज के मार्केट्स के साथ में, स्पेशली जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको कम करो। इससे क्या होगा? इससे इकोनॉमिक ट्रेड आपका कम होगा और जो इन्वेस्टमेंट है वो दोनों कंट्रीज के बीच में कम हो जाएगी। दोनों के बीच में इन्वेस्टमेंट क्यों कम होगी? अब आप मान लो अगर चाइना के अगेंस्ट ऐसी पॉलिसी चला रहे हो तो चाइना भी तो अपने टैरिफ्स बढ़ा देगा या फिर ऐसे टैक्सेस लगाने शुरू कर देगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हमारे प्राइसेस बढ़ जाएं और उनके यहाँ पर लोग उस सामान को नहीं खरीदें। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? डी ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है? स्ट्रैटेजिकली हम रिट्रीट कर रहे हैं कंट्री जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है उससे। आ गया समझ में? अब ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है बेसिकली हमारे उनको जो भी हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें बचाने के लिए। लेकिन इससे नुकसान क्या हो रहा है या इससे और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? सबसे पहले तो जो डिक्लाइन है ट्रेड में वो आ रहा है, क्योंकि अब हमारी कंट्री भी उनसे सामान नहीं लेना चाहती, हाँ, और वो भी हमसे नहीं लेना चाह रहे। अब यूजुअली हम कौन सा सामान इंपोर्ट करते हैं? जो या तो बेटर क्वालिटी का हो या तो सस्ते दामों का हो। तो अब प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जाएंगे? क्योंकि हम वहाँ से सामान तो ले नहीं रहे, अपने यहाँ का ले रहे हैं, अपने यहाँ का थोड़ा महंगा पड़ रहा है। फिर इसके अलावा और क्या होगा? इसके अलावा हमें सब्सिडीज ज़्यादा देनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल सोलार रूफटॉप पैनल्स होते हैं, ठीक है, या सोलार पैनल्स ही आप लो। सोलार पैनल्स इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत महंगी होती है, ठीक है, इट्स वेरी कॉस्टली। लेकिन अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना की तो बहुत चीप होती है। अब चाइना की क्योंकि चीप होती है, वहाँ पर सेमीकंडक्टर्स वगैरह इजीली अवेलेबल होते हैं, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग वहीं पर होती है, हमें तो वो भी इम्पोर्ट करने पड़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि आप इंडियन वालों को खरीदो। तो इंडियन इंडस्ट्रीज जो हैं उनको बोल रही है कि आप प्रोड्यूस करो, आप मैन्युफैक्चर करो, हम आपको सब्सिडीज़ देंगे। तो अब सब्सिडीज़ भी तो देनी पड़ रही हैं उसकी वजह से। इसके अलावा दो कुछ जॉब्स क्रिएट होंगी। फॉर एग्जांपल अब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में खुल रहा है तो इंडिया में जॉब क्रिएट हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जॉब्स कम भी होंगी। क्यों कम होंगी? क्योंकि अभी हमारी कंट्री उनके साथ में जो ट्रेड कर रही थी, एक तो वो कम हो रहा है तो वहाँ हमारा डिक्लाइन हो रहा है ट्रेड में। दूसरा, मान लो कि एक शॉप है ना, जहाँ पर वो चाइनीज़ आइटम बेच रहे थे, तो अब वो तो शॉप बंद हो जाएगी ना, तो उनकी तो जॉब जा रही है। तो इस तरीके से एक सेक्टर में हो सकता है कि आप जॉब्स क्रिएट कर रहे हो, दूसरे में हो सकता है आप लूज़ कर रहे हो। चलिए अब बात करें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है? जहाँ पर जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो मार्केट एक्सपेंशन है, कैसा मार्केट एक्सपेंशन?
प्राइवेट मार्केट एक्सपेंशन वो बढ़ता जा रहा है, वो एक्सपेंड हो रहे हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में आए दो टाइम पर, एक सबसे पहले हमने देखा 1980s में, एक देखा हमने 1991 में। अब 1980s की बात करें तो यहाँ पर हमने वॉशिंगटन कंसेंसस जो है उसको फॉलो किया था। उसमें क्या हुआ, उसमें हमने थोड़ा सा ज़्यादा डीरेगुलेशन किया, ठीक है। किस किस चीज़ का, थोड़ा इंटरेस्ट रेट्स का डीरेगुलेशन कर दिया, थोड़ा लिबरलाइजेशन ले आए हम अपनी पॉलिसीज़ में कि अब थोड़े कम लाइसेंसेस हम लगा रहे होंगे, थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हो। लेकिन इससे बात नहीं बनी, इससे बात नहीं बनी तो क्या हुआ, बीओपी क्राइसिस आ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में क्या हुआ कि हमारी जो कंट्री थी, अब एक सबसे पहले तो प्रॉब्लम आई कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना। उसके अलावा हमारे यहाँ पर अब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कुछ हो नहीं रही, एक्सपोर्ट रेट्स हो नहीं रहे हैं। तो जब एक्सपोर्ट्स हमारे यहाँ से ज़्यादा हो नहीं रहे हैं तो फिर हमारे पास में फॉरेन करेंसीज नहीं आ रही हैं, ठीक है। सेल्फ रिलायंट हमारी इकनॉमी बन नहीं पा रही है, तो इसकी वजह से बीओपी क्राइसिस आ गए। बीओपी क्राइसिस आने की वजह से फिर हमारी गवर्नमेंट को अब पैसों की ज़रूरत पड़ी, जो हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स बिल्कुल भी नहीं थे, है ना। अब फॉरेन रिजर्व्स नहीं थे तो आईएमएफ से हमने कुछ लोन लिया। जब हमने आईएमएफ से लोन लिया तो उनकी कंडीशन क्या थी, उनकी कंडीशन थी कि आप अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा खोलो, ओपन करो। ओपन कैसे करो, आप एलपीजी लेकर आओ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब ये तीन चीज़ें आई, तो ये चीज़ें क्यों आई, ये आई ताकि आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़े। अब आपने हमसे बीओपीज को अपने मेंटेन करने के लिए पैसे तो ले लिए लेकिन अगर आप सेम ही पॉलिसीज पर वर्क कर रहे हो तो इन्हें बढ़ाओगे कैसे। फिर दूसरा आया लोअरिंग इन्फ्लेशन। अब हमारे यहाँ पर क्योंकि इतना ज़्यादा हाई रेट्स होते जा रहे हैं, हमारे पास उतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं है, डिमांड बढ़ रही है, तो फिर इन्फ्लेशन रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा अब क्या है कि इन्फ्लेशन कम होने लग गया, कंट्रोल होने लग गया। देन करेंट अकाउंट डेफिसिट, करेंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आए थे, है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है कि आपका जो रिवेन्यू है वो आपकी रिवेन्यू बहुत ही ऐसा बेसिकली या तो इक्वल रहे, है ना, या ज़्यादा रहे तो बहुत अच्छी बात है। अगर ज़्यादा या इक्वल नहीं भी रह पा रहा तो भी एक्सपेंसेस से आपका रिवेन्यू बहुत कम नहीं हो, ठीक है। अब ये जो एक गैप था ये बहुत वाइड हो चुका था, तो वो अब कहीं ना कहीं थोड़ा कम होने लग गया था। फिर बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज जो हैं वो हमारे एड्रेस होने लग गए, वो तो डेफिनेटली इस तरह से एड्रेस ही हो जाएंगे। अब बात करते हैं लिबरलाइजेशन होता क्या है। लिबरलाइजेशन है कि आपकी जो इकोनॉमी है, ठीक है ना, वो डिफरेंट फ्रंटियर्स पर आप ओपन कर रहे हो। कैसे ओपन कर रहे हो, जो हमारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनसे बोल रहे हैं आइए आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनीज को बोल रहे हैं आप हमारे यहाँ आइए अपनी सब्सिडरी ओपन कीजिए, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, और जो हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज हैं उनको बोल रहे हैं कि ठीक है अभी जो इतने सारे लाइसेंसेस वगैरह हम लगाते थे अब हम उसे थोड़ा कम कर देंगे। इससे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, ठीक है। गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थोड़ी सी अबॉलिश हो गई थी। फिर इसके बाद में हमारे जो इम्पोर्टिंग गुड्स थे जो हमें इम्पोर्ट करने पड़ रहे थे उसके लिए लिबर्टी मिल गई। फॉर एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर्स है, मान लो सेमीकंडक्टर्स पर इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हो तो अपने यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं पा रही है या फिर उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है, बहुत लिमिटेड हो पा रही है, तो कितने प्राइसेस हाई हो जाएंगे उस सामान के लिए, तो इन्फ्लेशन आ जाएगा सबसे इम्पॉर्टेंट। तो इसीलिए कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आती है बात प्राइवेटाइजेशन की। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं कि वो वेरियस सर्विसेज, ठीक है ना, क्या करें, दूसरी कंट्रीज़ में भी भेजें। ऐसा नहीं हो या फिर आप यहाँ पर जो हमारी कंट्री है वहाँ पर भी वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड कर पाओ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ गवर्नमेंट कंपनीज ही अपनी सर्विसेज या अपनी गुड्स प्रोवाइड कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने देखा डिफेंस में अब गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा वो कर रही है, क्या बोलते हैं, मोटिवेट कर रही है। क्यों कर रही है, वो बोल रहे हैं कि आप प्राइवेट कंपनीज भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करो। अब जब हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, उनकी प्राइवेट कंपनी से कर रहे हैं, तो अपने यहाँ भी तो मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं ना, अपने यहाँ पर क्यों कंट्रोल करें। तो इसी वजह से प्राइवेटाइजेशन का भी फायदा हो जाता है ना। तो इसीलिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि अब कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर एक्सप्लोर करने लग गए हम लोग, ज़्यादा एक्सपेंड होने लग गया उसका, और जो पब्लिक सेक्टर था उसका रोल थोड़ा लिमिटेड होने लग गया, ठीक है।
देन इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ज़्यादा फॉरेन पार्टिसिपेशन हुआ, एफडीआईज इन्फ्लोज काफ़ी ज़्यादा हुए, ठीक है ना। अब लोग बिजनेस शुरू करेंगे तो अपने लिए इन्वेस्टमेंट्स लाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स तो वो कहीं से भी ला सकते हैं ना, इंडियन इन्वेस्टर से ला सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर से ला सकते हैं। देन फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है कि भाई एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर इकनॉमी के हमारे पास ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो इसी वजह से एफडीआई इन्फ्लो बढ़ गया। फिर हेल्दी कंपटीशन मिल गया इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। अब मान लो कोई एक पब्लिक बैंक है ना, वो अच्छी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, तो लोग रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं रहेंगे, दे कैन गो टू प्राइवेट सर्विसेज एज वेल, है ना, प्राइवेट बैंक के पास ले जाएंगे। तो अब पब्लिक बैंक को भी लगेगा मेरा कस्टमर बेस जो है वो नैरो हो रहा है, तो वो भी अपनी सर्विसेज इंप्रूव करेंगे। इसी वजह से प्राइवेटाइजेशन भी थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आया। देन ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में आपको काफ़ी अच्छे से बता चुकी हूँ, बस इतना समझ जाइए अब इंडियन इकनॉमी जो है वो ग्लोबल इकनॉमी पर डिपेंड करने लग गई एंड वाइस वर्सा। अब आगे देखते हैं कि भाई और क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हुए। ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे होते हैं इंडिया में, सबसे पहले गवर्नमेंट कमिटीज़ बिठाती है, तो कौन कौन सी कमिटीज़ आई, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम कमिटीज़ की बात करें तो दो कमिटीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, एक है नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट और एक है सेकंड, ठीक है। इनके अलावा भी और कमिटीज़ थी, तो सबसे पहले चक्रवर्ती कमेटी आई जो आई थी मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। देन आई नरसिम्हन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी किसके लिए आई थी, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए। देन आई पद्मबान कमेटी जो आई कि भाई बैंक सुपरविजन किस तरह से हो रहा है वो चेक करने के लिए। फिर इसके बाद में आई आर.एच. खान कमेटी जो क्या चेक कर रही थी कि कैसा रोल है हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का एंड बैंक्स का। फिर वर्मा कमेटी आई वीक बैंक्स के लिए कि भाई इतने ज़्यादा एनपीएस बढ़ रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, इनका इतनी फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर नरसिम्हन कमेटी आई कि जो रिफॉर्म्स हमने बताए थे अभी वो कितने अच्छे हो रहे हैं, क्या उनके इम्पैक्ट्स हैं। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें 1992 में और क्या इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हुए, तो फर्स्ट फेज ऑफ रिफॉर्म्स हुए जिसमें कि मर्जर्स एंड एमलगमेशन हुआ हमारे बैंक्स का। फिर उसके बाद में हुए नई प्राइवेट बैंक्स की एंट्री। देन सुपरवाइजरी सिस्टम जो था उसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया गया, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाए गए ताकि जो एनपीएज है उनकी रीस्ट्रक्चरिंग की जाए, ठीक है ना, या फिर रिकवर किए जाए हमारे पैसे। देन कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स बनाए गए कि जो हमारे रिस्क वेटेड एसेट्स हैं वो कितने हैं एंड व्हाट इज़ देयर रेशियो, ये सारी चीज़ें देखी गई कि भाई हमारा जो टीयर 1 कैपिटल है वो कितना है, टीयर 2 कैपिटल कितना है, कैसे हमारा बेसिकली रिस्क उसके साथ में रेशियो फॉर्म कर रहा है, डेट टू इनकम हमारा रेशियो सही जा रहा है नहीं जा रहा है। फिर इसके बाद में प्रोग्रेसिव रिडक्शन हुआ किस चीज़ का, सीआरआर का और एसएलआर का। सीआरआर जो पहले डबल डिजिट्स तक जाती थी अब उसे कम कर दिया गया ताकि बैंक्स अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाए। फिर डीरेगुलेशन हुआ हमारे लैंडिंग रेट्स का। पहले लैंडिंग रेट्स कौन कंट्रोल कर रहा था, गवर्नमेंट कर रही थी, जो कि अपने हिसाब से जिस भी इंडस्ट्री को प्रमोट करना होता था उसके हिसाब से लैंडिंग रेट्स को बताती थी कि बैंक्स को क्या लैंडिंग रेट्स रखने हैं। देन क्रेडिट डिलीवरी कि भाई कितने पैसे किसको देने हैं, ये सारी चीज़ें कि भाई किस सेक्टर में हम कितना क्रेडिट दे सकते हैं, कितना लोन दे सकते हैं। अब आती है बात बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करें तो एम नरसिम्हन कमेटी जो थी वो सेटअप करी गई गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे हमने ये देखा कि जो ब्रांच लाइसेंसिंग थी उसको डीरेगुलेट किया गया। डीरेगुलेट क्यों किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस ओपन हो पाए बैंक्स की, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अभी बैंक कहीं पर अपना ब्रांच खोलना चाहते हैं और अगले 5 साल तक वो लाइसेंस के लिए ही इधर उधर भाग रहे हैं। फिर प्रूडेंशियल नॉर्म्स और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स कि अगर आपको मान लो कि कहीं पर भी लोन्स देने हैं, ठीक है, तो आप कितने परसेंटेज ऑफ योर फंड्स या कैपिटल कितना लोन आप दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताई गई। फिर कैपिटल एडिक्वेसी कि कितना रिस्क आप एग्जैक्टली ले सकते हो। अब बात करें प्रूडेंशियल नॉर्म्स रिफॉर्म्स की, तो यहाँ पर फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन हुआ जो कि हमारे इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस और रूल्स को हमने फॉलो करना शुरू किया। इसमें फोकस क्या था कि एनपीएस बहुत ज़्यादा ना हो जाएं, कैपिटल एडिक्वेसी अच्छी रहे, हमारे जो एसेट्स हैं वो हमारे पास गुड क्वालिटी के रहें, है ना। देन डाइवर्सिफिकेशन हुआ ऑपरेशंस का। सुपरवाइजरी नॉर्म्स में क्या हुआ, इस्टेब्लिश किया हमने बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन, जहाँ पर हमारा क्या काम था कि भाई जो भी हम लोन्स वगैरह दे रहे हैं, जिस तरह हमारे बैंक्स वर्क कर रहे हैं वो किस तरह से अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। देन इसके बाद में कैमल्स रेटिंग आई। कैमल्स रेटिंग बेसिकली किसके लिए है, सुपरविजन के लिए है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है कैमल्स, बेसिकली कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट रिस्ट्रक्चरिंग, मैनेजमेंट, अर्निंग्स, लिक्विडिटी एंड सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी व्हाट,
कि भाई अगर मान लो कोई ग्लोबल लेवल पर कोई भी ऐसा क्राइसिस आता है ना, या फिर आपके जो एनपीएस हैं उनका मान लो थोड़ा बहुत नंबर ऊपर नीचे हो गया, तो ऐसा तो नहीं पूरा बैंक ही डूब जाएगा, तो उसके लिए फिर रिकास्टिंग द रोल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। अब क्या है, जो ऑडिट्स है वो और ज़्यादा डिफाइंड होने लग गई कि भाई किस तरह से आपको ऑडिट्स करनी है, इंटरनल ऑडिट्स आपको थोड़ी ज़्यादा करनी है। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर ध्यान दिया गया कि अपर मैनेजमेंट में किस तरह से वर्क हो रहा है, इंटरनल पॉलिसीज़ किस तरह से बन रही हैं, क्या ड्यू डिलीजेंस ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें। देन कंपटीशन रिफॉर्म्स हुए, जहाँ पर क्या है, अब प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स दोनों को एंट्री मिल गई इंडिया में, है ना। तो फिर क्या था कि भाई ट्रांसपेरेंट नॉर्म्स रखने हैं हमें सभी बैंक्स के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर कोई भी एफडीआई आ रहा है या फिर कोई एफआईआई आ रहा है और हमें ठीक से पता ही नहीं है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, और फिर बाद में हमें देखने के लिए मिले कि किसी एक इन्वेस्टर्स या फिर किसी एक कंट्री से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है जो कि हमारी एनिमी कंट्री है मान लो। तो ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं होगी तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कंट्री के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है उस चीज़ का। फिर मार्केट रिफॉर्म्स में क्या था, एक तो जो हमारे एडमिनिस्टर हो रहे थे इंटरेस्ट रेट्स, अब वो बिल्कुल एडमिनिस्टर नहीं होंगे। फिर सीआरआर और एसएलआर और ज़्यादा कम कर दिए गए। फिर डिसकंटिन्यूएशन कर दिया हमने एडहॉक ट्रेजरी बिल्स का। अब कौन से गवर्नमेंट बिल्स ही आ सकते हैं, ठीक है ना। पहले क्या था, पहले प्राइवेट बिल्स भी आ सकते थे तो उनको हटा दिया। फिर मार्केट रिफॉर्म्स में और क्या किया, प्योर इंटरबैंक कॉल मार्केट मनी मार्केट क्रिएट कर दिया गया, ठीक है। फिर और क्या हुआ, ऑक्शन बेस्ड रिस्पॉन्स, रेपो रिवर्स रेपोज, ये सारी की सारी चीज़ें आई कि भाई अगर रेपोज आपको चाहिए, ठीक है, या फिर आपको सेल करने हैं तो वो कैसे होंगे, ऑक्शन बेस्ड होंगे, चाहे कॉम्पिटिटिव बेस नॉन बिडिंग बेसिस पर चाहे फिर कॉम्पिटिटिव बेसिस पर, जैसे भी हो रहे हैं। फिर इसके अलावा फैसिलिटेशन हुआ इम्प्रूव्ड पेमेंट एंड सेटलमेंट मैकेनिज्म का। अब आती है बात टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स की, तो चक्रवर्ती कमेटी बिठाई गई, ठीक है। चक्रवर्ती कमेटी क्यों बिठाई गई, यहाँ पर बात की गई कि हमें एक आईटी विजन डॉक्यूमेंट बनाना है जिसको हमारे ये एक रोड मैप की तरह वर्क करेगा और हमारे बैंक्स को इसको फॉलो करते हुए अपने आप को ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाना है और करेंट टेक्नोलॉजी के साथ बात करनी, मतलब वर्क करना है। फिर आता है डेट मार्केट रिफॉर्म्स। यहाँ क्या था, हमारे जो एफआईआईज थे अब उनको बोला गया कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट्स। इसके अलावा इंट्रोड्यूस किए गए क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे एनएससी बीएससी, है ना, अब यहाँ पर भी मिलने लग गए। फिर डिलीवरी वर्सेस पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम लेकर आए, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ लेकर आए, एलएएफ एमपीसी में पढ़ेंगे अभी ना हम लोग, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे जब हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे। फिर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, इसके अलावा और क्या लेकर आए, 91 टी बिल जो हैं वो भी लेकर आए, जिससे कि क्या है, आपको शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी मैनेज कर सकते हो। जीरो कूपन बॉन्ड्स, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें भी लेकर आए, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, इंट्रोडक्शन किया स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग का। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग कैसे हो रही है कि अब आप बेसिकली देख पा रहे हो कितने रेट्स ऊपर जा रहे हैं कितने नीचे जा रहे हैं। पहले क्या होता था, सिर्फ डब्बा सिस्टम होता था, ठीक है, और इसमें क्या होता था, हम कहाँ पर कर रहे हैं इसको, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम के थ्रू कर रहे हैं। फिर आता है आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म्स किसके लिए हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म्स हो गए हमारे फॉरेन एक्सचेंज जो हम कर रहे हैं किस किस चीज़ का, करेंसीज का, एसेट्स का, है ना, उससे रिलेटेड। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें बेसिकली हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हम पहले कंट्रोल कर रहे थे कि हम कितनी, हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स्ड रखें ताकि हमारी जो भी करेंसी है वो एक फिक्स्ड रेट पर बेच पाएँ, अब वो क्या है, वो डीरेगुलेट हो गई। डीरेगुलेट होने से क्या हुआ, अब वो मार्केट के हिसाब से अब हमारी जो करेंसी है उसका रेट डिसाइड होने लग गया। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे तो अगर आप अभी जाकर देखोगे कि यूएस और इंडियन करेंसी के बीच में क्या बेसिकली रेट चल रहे हैं तो वो डिफरेंट होंगे, और कल आप देखोगे तो वो बहुत डिफरेंट रहेंगे। कभी कभी बहुत डिफरेंट नहीं भी होते लेकिन प्लस माइनस कुछ कुछ पैसों में चेंजेस आते रहेंगे, ठीक है ना, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसके बाद बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स क्या क्या है। सबसे पहले तो रुपी कन्वर्टिबिलिटी जो थी हमारी करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए वो अडॉप्ट की गई, ठीक है ना। अब क्या है, रुपीज़ में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। पहले क्या था, आप रुपी में कन्वर्जन नहीं कर पा रहे थे, रुपी से गोल्ड, गोल्ड से देन यूएस डॉलर्स या फिर जो भी आपको करेंसी चाहिए वो, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करें इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क आया हमारा। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या था, हमारा जो फेरा एक्ट था वो तो हट गया और फेमा एक्ट आ गया, ठीक है।
फिर हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो इंक्रीज हो गए। डेवलपमेंट हुआ हमारा रुपी फॉरेन करेंसी स्वैप मार्केट का। इसके अलावा और क्या हुआ, हमारे एडिशनल हैजिंग इंस्ट्रूमेंट्स आए, फॉर एग्जांपल फॉरेन करेंसी रुपी ऑप्शंस आ गए। इसके अलावा क्या हुआ, वेरियस पार्टिसिपेंट्स आ गए। ये क्या है, फॉरेन करेंसी रुपी ऑप्शंस। बेसिकली मान लो कोई एक पर्सन है, ठीक है, जो कि इंडियन करेंसी में या फिर मान लो यूएस करेंसी में डील करना चाहता है, ठीक है ना। तो उसका क्या फ़ायदा है इन लोगों को, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट कर रहे हो आप, तो इंपोर्ट में इस तरह के ऑप्शंस हेल्प कर रहे हैं, जहां पर आपके ऑलरेडी या तो आप एक प्री डिटर्मिन्ड रेट रखते हो कि भाई अगर हमारे आज से 10 दिन के बाद में हम ये पेमेंट करेंगे या 6 महीने के बाद करेंगे, तो कुछ भी रेट हो हम आज के रेट के हिसाब से रखेंगे, जिससे क्या है जो भी हमारे मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं वो वाली प्रॉब्लम्स नहीं आए, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आया हमारा इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स, जिसमें एडा जो है वो क्रिएट हुआ, है ना। अब क्या है, ज़्यादा नंबर ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आने लग गई और फॉरेन कैपिटल पार्टिसिपेशन आने लग गया इंडिया में। इसके बाद में और क्या आया, सेबी का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। स्टॉक मार्केट रिफॉर्म्स आ गए, जहाँ पर रेगुलेटरी इफेक्टिवनेस हुई, एनहांसमेंट हुआ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का, और इंफॉर्मेशन असिमेट्री जो थी वो एलिमिनेट हो गई। देन क्या हुआ, उसके अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ, हमारी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट थी वो मिनिमाइज हो गई, एंड हमारे स्पेकुलेशन जो थे सिक्योरिटी मार्केट्स में वो भी कहीं ना कहीं लिमिट हो गया। अब बात करें कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स की, तो कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स में क्या हुआ, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स में बेसिकली जो हमारे स्टॉक मार्केट्स थे, है ना, अब क्योंकि हमारे यहाँ सेबी आ गया, तो सेबी आने के बाद में हमारे जो मार्केट्स हैं अब वहाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आने लग गए, ठीक है। अब फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हमारे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारी कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी रूल्स रेगुलेशंस आए, ठीक है। और क्या आया, हमारे यहाँ पर और इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, फॉर एग्जांपल अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। अब बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया में और क्या चीज़ें हमने देखी। हमने देखा कि जो इकोनॉमिक डिजास्टर्स इंडिया में आ रहे थे, ठीक है ना, तो अब उनके कॉजेज़ देखने लगे हम लोग कि भाई क्या क्या उनके कॉजेज़ हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल हो गया था। क्या हो गया था ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल में, क्या है कि अब वो जो फाइल पास करेंगे वही फाइल्स पास होती थी, इससे करप्शन भी बहुत बढ़ गया था। देन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज थी, जहाँ हम ये सोच रहे थे हम अपनी जो भी कंपनीज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शील्ड कर पाएँ, ठीक है, ज़्यादा फॉरेनर्स हमारे यहाँ पर नहीं आ जाए, ऐसा नहीं हो कि हमारा मार्केट फॉरेनर्स कंट्रोल करने लगे। फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो थी वो बहुत ख़राब काम करने लग गए, ऐसी सिक्योरिटी मिल गई जॉब में, तो फिर क्या था, एक बार जॉब मिल जाए फिर तो काम करो मत करो क्या ही फ़र्क पड़ता है वाला एक एटीट्यूड आ चुका था लोगों में। अब क्या हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आए, तो अब इससे हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत वीक हो गई। अब वीक हो गई, ग्रोथ हो नहीं पा रही है, फिर आया एक ऐसा शॉक जैसे कि इराक का इन्वेजन ऑफ कुवैत, ठीक है ना। इराक ने क्या किया, इन्वेड कर दिया कुवैत। कुवैत से क्या आ रहे हैं, कुवैत में थे हमारे ऑयल वेल्स, ठीक है। अब हमें मिल गया एक ऑयल शॉक। अब ऑयल शॉक आएगा तो डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आएंगे, उसकी वजह से हमारे यहाँ पर वर्स्ट पीरियड हमने एक्सपीरियंस किया। हमारे हायर फिस्कल डेफिसिट हो गए, बहुत ज़्यादा हमें पैसे बोरो करने पड़े, डोमेस्टिक डेट जो था वो इंक्रीज़ होता चला गया, ठीक है ना। 33% ऑफ जीडीपी से 50% पहुंच गया। बर्डन जो था डेट पेमेंट का वो भी इंक्रीज हो गया। बीओपीज बहुत ज़्यादा एडवर्स हो गए हमारे, ठीक है। करेंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमारे अब रिवेन्यूज़ उतने नहीं हैं। फिर एडवर्स बीओपीज होने की वजह से क्या हो गया, हमारे जीडीपी का 23% जो था वो सिर्फ और सिर्फ डेट को कवर करने में लगने लग गया, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सटर्नल बोरोइंग्स लेनी शुरू कर दी थी। चलो, फिर इसके बाद में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे गिर गए। अब हाई इन्फ्लेशन आ गया कंट्री में, कितना था 11.3% हो गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों की जो परचेसिंग पावर है वो कम होती चली गई। फिर पुअर इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी आई। इसके बाद में फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ की बात करते हैं अब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन फिर हमने एलपीजी लेकर आए और वो सब सही हो गया। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ में क्या हुआ, 1991 से पहले क्या था, हमारी कंट्री में जो इकनॉमी थी वो हाई टैरिफ्स और टैक्सेस से हम लोग प्रोटेक्ट करते थे। फॉर एग्जांपल अगर यूएस से सामान आ रहा है इंडिया में तो हम बहुत ही हाई टैक्सेस लगा देंगे, ठीक है ना। इतने हाई टैरिफ्स लगा देंगे, उनके ऊपर अलग अलग तरह के टैक्सेस लगा देंगे कि वो हमारे यहाँ अगर कोई सामान बेच भी देते हैं तो वो लोग नहीं खरीदेंगे कि भाई ये तो बहुत महंगा है।
इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो था वो परमिट ही नहीं करा हमने, ठीक है। अगर परमिशन कहीं पर दे भी दी तो बोला कि चलो ठीक है 10% कर लेना, 20% कर लेना, दैट्स इट। इसके बाद में अब 1991 में तो हमें ये सब चीज़ें हटानी पड़ी, लिबरलाइज करना पड़ा। फिर आती हैं हमारी कुछ फॉरेन पॉलिसीज़, ठीक है। अभी लेटेस्ट हमारे पास दो हैं, एक है 2015-20 जिसका बेसिक्स पढ़ेंगे, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एक है जो हमारे पास 2023 में आई थी, जो ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। फॉरेन पॉलिसी जो हमारे पास 2015 में आई, उसमें क्या था, उसमें एक तो दो स्कीम्स आई थी, ठीक है, MEIS एंड SEIS। एक में मर्चेंडाइज आप एक्सपोर्ट कर रहे थे और एक में सर्विसेज एक्सपोर्ट के लिए प्रमोशन मिल रहा था, ठीक है। दोनों में यही चीज़ हो रहा था कि एक में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का प्रमोशन, एक में सर्विसेज का। अब इस FTP में हमारा एम क्या है, इसमें हमारा एम है कि हम जो इंडिया से मर्चेंडाइज और सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे इतने इतने बढ़ जाएं। चलिए, इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, इंडिया में जो हमारा शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट्स का वो बढ़ चुका था, 3.5% तक हो जाए, ठीक है, ये चाह रहे थे हम। फिर इसके बाद में और क्या था, दो स्कीम्स जो मैं आपको बता चुकी हूँ, एक्सपोर्टिंग डिफाइंड प्रोडक्ट्स टू डेजिग्नेटेड डेजिग्नेशंस और सर्विसेज भी। अब आती है फॉरेन पॉलिसी 2023, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज एग्ज़ाम में इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आएगा। अब इसमें इन्होंने क्या क्या लेकर आए हैं, इसमें सबसे पहले तो एक लेकर आए हैं वन टाइम एमनेस्टी स्कीम, ठीक है, जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, ठीक है ना, वो अपनी ओल्ड और पेंडिंग ऑथराइजेशंस जो हैं उनको क्लोज़ करो और क्लोज़ करके स्टार्ट फ्रेश करो, ठीक है। अब इसको जितना प्रॉब्लम्स पहले आ रहे थे, जो जितना टाइम लग गया, रुक गए थे, वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। फिर इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा कुछ नए टाउन्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज किए गए, किसके अंडर, टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम एंड स्टेटस होल्डर स्कीम के अंडर, ठीक है। 4 न्यू टाउन्स कौन से हैं, फरीदाबाद है, मिर्ज़ापुर है, मुरादाबाद है एंड देन वाराणसी है। जो लोग इन 4 टाउन्स में से किसी भी टाउन में बिलोंग करते हैं वो कमेंट कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात आगे करें कि और कौन से टाउन्स हैं इसमें, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 39 टाउन्स हमारे पास थे, 4 और ऐड हो गए, ठीक है ना। चलिए, फिर आती है EPCG स्कीम, ठीक है। EPCG स्कीम क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स। अब इसमें क्या है कि आप अगर इंपोर्ट कर रहे हैं कैपिटल गुड, ठीक है, तो ज़ीरो कस्टम ड्यूटी लगेगी। क्यों, क्योंकि अगर आप बेसिकली कुछ भी मान लो कि रॉ मटेरियल कर रहे हो ताकि आप एक्सपोर्ट कर पाओ उसके प्रोडक्शन को, तो फिर वो ज़्यादा बेटर है हमारी कंट्री के लिए, इसलिए हम ज़्यादा कस्टम ड्यूटीज़ लगाकर उनको महंगा नहीं करेंगे। फिर आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FII, ये दो चीज़ें होती हैं। देखो, मान लो कि आपको किसी सेक्टर में या किसी कंपनी में पैसे लगाने हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। इस लॉन्ग टर्म में आप जब पैसे लगा रहे हो तो आप किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए लगा रहे हो, वो हो जाता है FDI। मान लो आप किसी कंपनी के शेयर्स में पैसे लगा रहे हो एज शेयर होल्डर्स, ठीक है, तो वो हो गया FII। ये होता है शॉर्ट टर्म के लिए और FDI होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। चलिए, इन्वेस्टमेंट अगर हम कर रहे हैं बाय अ फॉरेन इन्वेस्टर किसी एक कंपनी में ताकि उसकी जो ओनरशिप है उसको कंट्रोल कर सकें, तो उसको कहेंगे FDI, ठीक है। अब इसमें फेवरेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क और स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रमोट करने के लिए भी ये होते हैं। हमारे जो FDIs हैं वो हर साल बढ़ रहे हैं, बीच में हमने देखा कि कुछ FDIs हमारे कम हो रहे थे लेकिन अब दोबारा से बढ़ने लग गए हैं। अच्छा, FDI दो रूट से होता है, एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है गवर्नमेंट रूट से। ऑटोमेटिक रूट हो गया कि भाई ठीक है, इतने इतने % अलाउड है, आप आइए और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप कोई भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट रूट क्या है कि मान लीजिए किसी एक सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट्स अलाउड नहीं है या फिर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो वहाँ आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है ना, गवर्नमेंट का या फिर RBI का अप्रूवल लेना पड़ेगा। चलिए, ऑटोमेटिक रूट में आपको कोई भी अप्रूवल नहीं लेना है, ठीक है। आप किस किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने सेक्टर में कितना कर सकते हैं, वो सब मैं आपको दिखा दूंगी एक बार, ठीक है। चलिए, फिर इंडियन फर्म्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, FDI रिसीव कर रही हैं थ्रू ऑटोमेटिक रूट। क्या उनको करना है, FDI पॉलिसी को फॉलो करते हुए चलना है। इसमें क्या होगा, इसमें 2 स्टेज रिपोर्टिंग होगी। जिस कंट्री को हमारे FDI चाहिए, ठीक है ना, वो किससे बात करेगा, वो बात करेगा बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट से, ठीक है। बात करने के बाद में क्या होगा, वो वहाँ पर बता देगा कि भाई मुझे इतने टाइम में आपकी बेसिकली इतनी FDI मिल रही है और आप मुझे बता दीजिए आगे का प्रोसेस क्या है। फिर वो सारी जो रिसिप्ट्स वगैरह होंगी वो 30 डेज़ में वो उनके साथ शेयर कर देगा,
ठीक है ना, कि इतने अमाउंट आ रही है, इस पर्पज़ से आ रही है और इस इन्वेस्टर से आ रही है। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में जो भी हमारा इन्वेस्टर है उसके पास में कुछ इश्यूज़ कर दिए जाएंगे शेयर्स को। ठीक है, शेयर्स करने के बाद में क्या होगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क होगा जो इन फॉरेन इन्वेस्टर को हमारे पास में या हमारी आरबीआई के पास में भेजना होगा। देन आता है गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट में क्या है, जो एक्टिविटीज़ आपकी ऑटोमेटिक रूट में नहीं कवर हो रही हैं वो आपकी किस में आएंगी, गवर्नमेंट रूट में आ जाएंगी, जैसा मैंने आपको बताया। अब इसमें जो प्रपोजल्स होंगे वहाँ टोटल इक्विटी, फॉरेन इक्विटी इन्फ्यूज़न जो होगा वो मोर देन 5000 करोड़ अगर है तो हमें किससे अप्रूवल लेना है, कैबिनेट से अप्रूवल लेना है। ठीक है ना, ये लिमिट याद रखिएगा। अच्छा, अगर एफडीआई पाकिस्तान से आ रहा है तो भी हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर हमारे एफडीआई के बारे में बताया गया कि कितना एफडीआई अलाउड है। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में 100% है। देखो 100% देख लो आप एक बार कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, कहाँ नहीं है, ब्रॉडकास्टिंग में नहीं है। ठीक है, प्रिंट मीडिया में सिर्फ 26% है। फिर बात करें हम हमारे प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तो वहाँ 74% है, ऑटोमेटिक में 49% है और अबव ऑटोमेटिक 49% से अप टू 74%। ठीक है, फिर इसके बाद में मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में आपका 51% है। उसके बाद में बैंकिंग में आपका 74%, बैंकिंग पब्लिक सेक्टर में 20% और प्राइवेट में 74% है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में 49% है, इंश्योरेंस में 74% है, पेंशन सेक्टर में 49% है, पावर एक्सचेंजेस में 49% है। ठीक है, चलिए अब टाइप्स ऑफ एफडीआई देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एफडीआई में ग्रीनफील्ड। अच्छा दोस्तों, एक बार ना आप सारे के सारे एफडीआईज अपने एंड से चेक कर लेना, कोई लेटेस्ट न्यूज़ में रहा हो तो। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई एफडीआई चेंज हो गया और वो यहाँ आपकी बुक में अपडेटेड नहीं हो। फिर ग्रीनफील्ड एफडीआई वो होगा जो किसी नए प्रोजेक्ट में बेसिकली आप इन्वेस्ट करवा रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैकडी को इंडिया में कोई सब्सिडरी खोलनी है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ग्रीनफील्ड एफडीआई। ब्राउनफील्ड एफडीआई वो हुआ कि कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है, ठीक है ना, वो क्या कर रही है, वो किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी का कुछ शेयर या फिर कुछ भी हमारा कोई एमएनसी या फिर कोई इन्वेस्टर्स बेसिकली कोई भी फर्म जो है वो बाई कर ले रही है। ठीक है ना, एग्जिस्टिंग फर्म को। फिर जॉइंट वेंचर क्या है, यहाँ पर एक फॉरेन कंपनी और एक लोकल कंपनी आपस में ज्वाइन करके क्या करेंगे, बेसिकली शेयर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, टेक्नोलॉजी करेंगे, ठीक है ना, प्रॉफिट्स शेयर करेंगे और सो ऑन। फॉर एग्जांपल हीरो होंडा जब आया था तो उनकी जो बाइक थी उसमें क्या था कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ इनकी यूज़ हुई थी और कुछ टेक्नोलॉजीज़ वगैरह जो है वो दूसरी कंपनी की हुई थी। एफडीआई में प्रोहिबिटेड सेक्टर्स कौन कौन से हैं देखो, सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ऑपरेशंस। ठीक है, फिर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है अगर सिगार्स की, चीरूट्स की, ठीक है, टबैको प्रोडक्ट्स की। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन हो रहा है फार्म हाउसेस वगैरह का। तो फिर अगर कोई हमारी बेसिकली मान लो रियल एस्टेट बिजनेस ऐसा जहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप्स नहीं हो रहा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रीमिसेस या रोड्स और बायोगैस का नहीं हो रहा, उसके अलावा जो है, ठीक है ना, तो वो सब हमारे क्या हैं, वो हमारे आ जाएंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस में। देन रियल एस्टेट बिजनेस जो है, ठीक है, रियल एस्टेट में ये सारी चीज़ों को हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। लॉटरी बिजनेस, देन गैम्बलिंग, चिट फंड्स, निधि कंपनी और ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि रियल एस्टेट में ये सब चीज़ों में, टाउनशिप्स वगैरह में हम क्यों नहीं अपने एफडीआई को रोक रहे, क्योंकि ये बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, देन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ, शॉर्ट टर्म होते हैं। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्ट करो आप स्टॉक्स में, फिर ये वॉलेटाइल होते हैं यूजुअली और पॉसिबिलिटी होती है कि कैपिटल फ्लाइट जो है आपकी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल क्या होता है, जब कोई स्टॉक बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म कर रहा है, एफआईआईस उसमें पैसे लगा देते हैं, फिर वो और थोड़ा हाई जाता है, फिर डोमेस्टिक जो बायर्स होते हैं उसे खरीदने लग जाते हैं, तो रेट्स और हाई गए। जैसे ही रेट्स हाई जाते हैं, ये अपने पैसे निकाल लेते हैं और जो डोमेस्टिक बायर्स हैं वो बेचारे लॉस में आ जाते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो कौन हो सकता है, कंपनीज बेस्ड आउटसाइड इंडिया दैट ऑफर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। एफडीआई और एफआईआई में डिफरेंस क्या है, ये डायरेक्टली इनटू मशीन्स जा रहा है, ठीक है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द जीडीपी। यहाँ पर क्या है, हैजिंग फंड, शॉर्ट टर्म इक्विटीज़ एंड सिक्योरिटीज़, देन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से है। ठीक है, एफआईआई जो है वो आपका प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में नहीं जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की या टैक्सेस की, तो ऐसी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं यहाँ पर आपके कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है
जो कि आपकी कंट्री से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये स्टेबल होते हैं नेचर में, ये जनरली वॉलेटाइल होता है, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था। ये क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक प्रोफाइल पर डिपेंड करेंगे कि भाई बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है तो लोग इन्वेस्ट करेंगे। ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, तो आर्बिट्रेज एंड हैजिंग वगैरह के लिए होते हैं। थोड़ा बहुत रिस्क ले लिया, जल्दी से कैपिटल लगा दिया, शॉर्ट टर्म में ही निकाल लिया जैसे ही कुछ फ़ायदे हुए। फिर आता है आपका ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट किस में आ रहा है, एफडीआई में या फिर ब्राउन फील्ड। यहाँ पर क्या है, हॉट मनी की फॉर्म में आ रहा है ये, तो बेसिकली आप हैजिंग कर रहे हो फंड्स की। अब बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो, ग्रोथ क्या है कि अगर नंबर्स बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट क्या है कि आपके जो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो भी इंप्रूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन बहुत अच्छा जा रहा है, हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, ठीक है, पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो कहेंगे कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। ग्रोथ क्या है कि जीडीपी अच्छा हो जा रहा है आपका, बढ़ रहा है, जीवीए बढ़ रहा है आपका, ठीक है, नंबर्स में आप जा रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है कि कुछ स्टैब्लिश्ड कंपनीज ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। यहाँ पर क्या है कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो पूरे के पूरे पिरामिड जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर अगर हम मानकर चलें, वो लोग जो अंडर सर्व्ड हैं या जिनके पास बहुत कम पैसे हैं या बहुत पुअर लोग हैं, टिल जो टॉप 1% हैं जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं। ठीक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट हो गया, इसमें सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ रही है। इट इंक्लूड्स द ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ, एलिमिनेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बता ही दिया है, ठीक है ना। यहाँ क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रही हैं। यहाँ पर रियल नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट आपका बढ़ रहा है। फोकस हो रहा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर, सिंगल डायमेंशनल नेचर में है, ये मल्टी डायमेंशनल है। डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है रिसोर्सेज का, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो ये क्या है, अगर पैसे अच्छे होंगे, ठीक है, तभी आप सामान खरीद सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर ग्रोथ अच्छी हो रही होगी, नंबर अच्छे आ रहे होंगे, तभी डेवलपमेंट भी होगी। तो हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इसका एक सबसेट होती है। अगर हम बात करें इंडिकेटर्स की, तो जीडीपी, जीएनआई, पर कैपिटा इनकम हो गए। यहाँ इंडिकेटर्स क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, गिनी कॉन्फिशेंट, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। चलिए आगे देखें, तो ये क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट पर कर रहा है, ये क्वालिटेटिव पर कर रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा ये प्रोडक्शन के ऊपर बात कर रहा है, इसमें ये क्या है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर बात कर रहा है। ये नैरो कॉन्सेप्ट है, ये वाइडर कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें रेलेवेंट मैट्रिक यूज़ कर रहे हैं हम ये पता करने के लिए कि भाई हमारी प्रोग्रेस कैसे चल रही है। यहाँ पर क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये चेक कर रहे हो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। अब इसके बाद में हम बात करें हमारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस की, ठीक है। तो ये क्यों बने हैं, ये बने हैं ताकि हम कंट्रीज़ में इंटरनेशनल लेवल पर अपनी जो ग्रोथ है उसको बढ़ा पाएँ, ठीक है, प्रमोट कर पाएँ। हमारी जो कंट्रीज़ हैं, मान लो उन्हें कोई पैसों की ज़रूरत है या फिर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए या फिर वो कोई प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे ये जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये हेल्प कर रही हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हमारे इम्पॉर्टेंट कौन से हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आईएमएफ की। तो इस्टेब्लिश कब हुआ है, 1944 में, और ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब ये जब स्टार्ट हुआ था तो 45 कंट्रीज़ ने मिलकर एक बेसिकली क्या किया था, ब्रेटन वुड्स में मिले थे ये लोग, ठीक है। मिलने के बाद एक फ्रेमवर्क बनाया आईईसी का, और फिर इन्होंने बेसिकली 29 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया। अब इसमें एक स्पेशल चीज़ होती है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये क्या होते हैं, ये बेसिकली एक बकेट है या एक बास्केट है करेंसीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट कंट्रीज़ जो है ना वो इनके एसडीआर्स जो हैं वो ले लेते हैं अपनी जो भी करेंसी है उसके बदले में, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, इनके पास एक रिजर्व आ गए पैसों के। और ये जो करेंसीज होती हैं इनकी जो वैल्यू होती है वो कैसे डिसाइड की जाती है कि भाई आपको कितने % पैसे देने हैं। ये जो बास्केट हम बना रहे हैं ना डिफरेंट करेंसीज की, उनकी एक वैल्यूज़ के हिसाब से जो बेसिकली मार्केट वैल्यू पर भी डिपेंड करती है, उसके हिसाब से उसको डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो इट सर्व्स एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट फॉर द आईएमएफ। और इसमें क्या यूज़ हो रहा है, ये किस लिए यूज़ हो रहा है, ट्रांजेक्शन बिटवीन मेंबर कंट्रीज़, ठीक है ना। अब बात करें कि हमारे स्पेशल ड्राइंग राइट्स के फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये यूनिट ऑफ अकाउंट की तरह वर्क कर रहे हैं। ये एक करेंसी नहीं है लेकिन क्लेम हो रहा है, ठीक है। क्लेम कैसे कर रहे हैं आप इसको, फ्री यूजेबल करेंसीज की तरह।
फॉर एग्जांपल आप एक मेंबर कंट्री हैं और यूके एक मेंबर कंट्री है, ठीक है, दोनों के पास में जो है क्या ये एसडीआर्स हैं। तो मान लीजिए कि अभी इंडिया के पास जो एसडीआर्स हैं वो उनसे इनसे कोई सर्विसेज ले सकते हैं, ठीक है। पहले इसकी जो वैल्यू होती थी वो गोल्ड के ऊपर डिपेंड करती थी, अब क्या है कुछ करेंसीज के ऊपर करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो जो चाइनीज़ करेंसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है ना, पाउंड्स के ऊपर करेगी, जापानीज येन के ऊपर करेगी, यूरोज एंड यूएस डॉलर्स के ऊपर करेगी। तो वैल्यू डिटरमिन्ड जो होगी हमारी वो कैसी होगी, डेली बेस्ड ऑन मार्केट एक्सचेंज रेट्स। फिर ये जो बास्केट होगी हर 5 साल में रिव्यू होती है, ये याद रखिएगा। अब अगर बात करें इंडिया और एमएफ की, तो इंडिया इसका मेंबर कब बना है, इसका इंडिया मेंबर बना है 1945 में, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव कर रहे हैं आईएमएफ से ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स। अब इसमें 2008 में क्या हुआ, फाइनेंशियल ग्लोबल क्राइसिस आए, ठीक है। तो क्या हुआ उस टाइम पर इंडिया ने $4.5 बिलियन कहाँ से लिए, आईएमएफ के एसडीआर से लिए, ठीक है, जो किस चीज़ का पार्ट था, जो कि 250 बिलियन एसडीआर से आईएमएफ ने कमिट किया था कि वो ग्लोबल कंट्रीज़ में बांटेगी, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें कि इंडिया का करेंट कोटा कितना है एसडीआर में, तो इंडिया के पास 13114 एसडीआर्स हैं, जो कि इसको बना रहे हैं 6th लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग मेंबर। एक दिन था 1990s में जब हम इनसे जो पैसे हैं वो उधार ले रहे थे और ये हमारे ऊपर कंडीशंस लगा रहे थे, आज हम इनके 6th लार्जेस्ट अकाउंट होल्डर हैं, ये यूनिट्स होल्डर हैं, ठीक है। तो यही इसी तरीके से इंडियन इकनॉमी इतना इम्प्रूव कर गई है। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो ये किस में बना था, ये बना ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस इन 1944, ठीक है। अब बेसिकली इनका इनिशियल फोकस क्या था कि जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 हमें रिकंस्ट्रक्शन करना था, कहाँ पर, वेस्टर्न यूरोप में। अब इसमें गवर्नेंस जो है वो क्या है, ओन्ड बाय मेंबर कंट्रीज विद शेयर्स एंड वोटिंग राइट्स। एडिशनल वोट्स हमें मिल जाते हैं फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, और हम फंड्स रेज कर सकते हैं इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट से। करेंट मिशन इनका क्या है, लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है ग्लोबली, जो कि पॉवर्टी एलिवेशन में हेल्प कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को। फिर ये फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर रहे हैं और पॉलिसी गाइडेंस दे रहे हैं। इसके अलावा ये फोकस कर रहे हैं डाइवर्स सेक्टर्स पर, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आईबीआरडी, आईडी एंड आईएफसी जो हैं वो इनकी आर्म हो गई, किसकी, वर्ल्ड बैंक की, ठीक है। तो ये वर्ल्ड बैंक के ना कुछ अपनी आर्म्स हैं या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसकी, जिनके थ्रू ये डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आईबीआरडी का इंडियन ग्रोथ में काफ़ी बड़ा रोल रहता है, ठीक है। आईएफसी बहुत ज़्यादा फाइनेंसिंग करता है। इसके अलावा मीगा जो है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सबसे पहले देख लेते हैं आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये कब हुआ है, ये फाउंड हुआ है 1966 में। ये क्या कर रहा है, लीगल डिस्प्यूट्स जो है इन्वेस्टर्स और स्टेट्स के बीच में उसमें मीडिएट कर रहा है, ठीक है, फैसिलिटेट कर रहा है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स। फिर आता है मीगा, जो कि है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये क्या प्रमोट कर रही है, ये एफडीआई प्रमोट कर रही है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। फिर ये पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है कि पॉलिटिकल रिस्क मान लो बांग्लादेश है, ठीक है, सडनली उसकी जो बेसिकली गवर्नमेंट है उसको हिला डाला इन लोगों ने, ठीक है ना, मिलिट्री रूल हो गया वहाँ पर। तो ऐसी सिचुएशन अगर मान लो हो गई है तो बांग्लादेश में तो डेफिनेटली बहुत सारे पैसे लगाए हुए हैं इन्वेस्टर्स ने अपने, तो वहाँ पर जो इंश्योरेंस है वो मीगा प्रोवाइड कर रही है। ये गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर सकते हैं। किस पर्पज़ से, ये इकोनॉमिक ग्रोथ के पर्पज़ से है और पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए है। देन आता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसमें क्या है, 1956 में ये फाउंड हुआ और ये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। इससे बेसिकली क्या होगा कि जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं लोगों के वहाँ पर वो इम्प्रूव हो जाएं। ये क्या कर रहा है, लार्जेस्ट सोर्स है लोन का एंड इक्विटी फाइनेंस का। जैसे मान लो ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल आईएफसीआई हो गया, है ना, नाफिड हो गया, तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपको इन्वेस्टमेंट्स दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, लोन्स दे रहे हैं, लोन्स बहुत कम रेट्स पर दे रहे हैं। इन लोन्स की हेल्प से क्या हो रहा है, जो और बेसिक कंपनीज़ हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं या उनको लोन्स प्रोवाइड करके, ताकि वो डेवलपमेंट में या ग्रोथ में कंट्री की हेल्प करें, ठीक है। आईएफसी का सिंगल लार्जेस्ट कंट्री एक्सपोजर जो है वो इंडिया ही है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। फिर आता है आईबीआरडी। ये कब फाउंड हुआ, ये हुआ 1944 में। क्यों, ताकि फाइनेंसिंग दे पाओ आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन मिडिल इनकम एंड लो इनकम कंट्रीज़। इसका फोकस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर। मेथड्स, लोन, क्रेडिट, ग्रांट्स, टेक्निकल असिस्टेंस।
फंडिंग कैसे हो रही है, बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। अब बात करते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये कब फाउंड हुआ, 1960 में। क्या कर रहे हैं, कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रांट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फोकस क्या है, पॉवर्टी रिडक्शन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे इनके फोकस हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की। ये क्या कर रहे हैं, ये मेजर रिलीफ दे रहे हैं, डेट रिलीफ दे रहे हैं। अगर कोई कंट्री है, मान लो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट हो गया है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, उसको हेल्प कर रहे हैं। कैसे हेल्प कर रहे हैं, ये उसको मल्टीलैटरल डेट रिलीफ इनिशिएटिव के थ्रू हेल्प कर रहे हैं, जहाँ पर ये क्या करेंगे, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा थोड़ा डेट लेकर इनके उस डेट को कवर करवा कर फिर उसके बाद में क्या करेंगे, बेसिकली डोनर्स से हेल्प ले रहे होंगे, ठीक है ना। तो जिससे कि कमर्शियल लैंडर्स जो हैं वो थोड़े फेवरेबल उस पर रेट्स पर आपको लोन्स नहीं दे रहे, तो ये जो है ये ज़्यादा फेवरेबल रेट्स पर आपको लोन देंगे, जिससे आप बेसिकली ज़्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। अब आती है बात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। ये किससे शुरू हुआ, ये हुआ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है। तो ये पहले गैट था जो कि साइन हुआ था 1947 में बाय 23 नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ, अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि फाउंडिंग मेंबर इंडिया था या नहीं, तो आप कहेंगे डेफिनेटली था। अब इसमें इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो है वो रूल्स बनाए गए, ठीक है। तो 8 राउंड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशंस हुए, फिर 1995 में WTO बन गया। हेडक्वार्टर का है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, 164 मेंबर कंट्रीज़ हैं। अब ये क्या कर रहा है, फ्री एंड फेयर ट्रेड प्रमोट कर रहा है। इट इज़ वेरी मच अगेंस्ट सब्सिडीज़, ये याद रखिएगा। और जो टैरिफ्स हम लगा देते हैं ना, उनके ऊपर ये बहुत अगेंस्ट में रहते हैं। तो अगर ट्रेड से रिलेटेड मान लो कोई केस होता है तो वो WTO के पास ही जाता है। अब इसका ब्रॉडर स्कोप हो चुका है, जिसमें ये क्या कर रहा है, ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सब कुछ कवर कर रहा है। फिर आता है यूरोपियन यूनियन। अब ये सारे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए हैं। फॉर एग्जांपल यूरोप है, तो यूरोप में बेसिकली एक बना यूरोपियन यूनियन जो 1993 में इस्टेब्लिश हुआ। इसका मेन पर्पस क्या था, इसका मेन पर्पस ये था कि आप जितने भी बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अब वो एक दूसरे को इकोनॉमिकली सपोर्ट कर पाएंगी, प्रमोट कर पाएंगी ग्रोथ, ठीक है, कॉपरेशन हो पाएगा। अब इसके लिए क्या हुआ, इसको नोबल पीस प्राइज़ भी मिला 2012 में। क्यों, क्योंकि इसने पीस, रिकन्सिलिएशन, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स जो हैं यूरोप में, उन सबको बहुत प्रमोट किया, ठीक है। अब यूरो जोन हो गया, वो कब आया, 1999 में आया। इसमें 92 यूरोपियन यूनियन मेंबर्स थे, ठीक है। फिर इससे क्या हुआ, इससे कि जो इनकी यूरो करेंसी है, ठीक है ना, एज सिंगल करेंसी मानी गई एंड ओनली लीगल टेंडर माना गया। यूरोपियन सेंट्रल बैंक बना इनके लिए, जो कि एक सेंट्रल बैंक परफॉर्म कर रहा है एज यूरोप पूरा एक जो रीजन है हमारा कॉन्टिनेंट है उसके लिए, ठीक है। देन सार्क, सार्क में क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फ्लैग है, इसे आप देखो, बताओ कौन सी कंट्री का, ये पाकिस्तान का है। किस एक ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान नहीं है, बिम्स्टेक में नहीं है। सार्क क्यों बंद हुआ, इंडिया की जब बहुत ज़्यादा अभी लास्ट 5-7 ईयर्स बिफोर लड़ाइयाँ चल रही थी, ठीक है, पाकिस्तान से, तो फिर क्या हुआ कि सार्क जो है क्या, वो अब उसकी मीटिंग्स वगैरह बंद हो गई, ठीक है। अब ये उतना ज़्यादा एक्टिव भी नहीं है, तो एज सच एग्ज़ाम में आने के इसके चांसेस कम है। अगर आ भी गया तो आपसे पूछ लेंगे कि पाकिस्तान इसका मेंबर है या नहीं है, डेफिनेटली है, तभी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अब उतना अच्छे से वर्क नहीं कर रही और बिम्स्टेक जो है वो ज़्यादा एक्टिव है। देन आया एशियान, एशियान में क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। ये कब फाउंड हुआ, 8 अगस्त 1967 में, ठीक है। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कंट्रीज 10 हैं इसकी, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एंड म्यांमार। ओपेक आया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़, ठीक है। इसका पर्पस क्या था, कोऑर्डिनेट और यूनिफाई करना पेट्रोलियम पॉलिसीज़ जो हैं मेंबर कंट्रीज़ की। अब क्या है, जितनी भी पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए क्या एक रेट्स आप रख सकते हो, क्या पॉलिसीज़ आपको रखनी चाहिए, कैसे आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो, उन सब चीज़ों की वजह से ओपेक बना, ठीक है ना। अब ये कब बना था, ये बना था सितंबर 1960 में। कहाँ पर, फाउंडेड इन बगदाद, इराक, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर्स कौन है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला, ठीक। करेंट मेंबर्स इसके 12 हैं। हेडक्वार्टर्स इसके वेना, ऑस्ट्रेलिया में है। फिर आता है G7। G7 में क्या है, 1975 में फाउंड हुआ। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड US जो है वो इसके मेंबर्स हैं। यही 7 कंट्रीज़ होंगे, ग्रुप ऑफ 7। फिर मिशन क्या है कि डिबेट और एड्रेस कर रहे हैं ग्लोबल चैलेंजेस। इंडिया क्या है,
ऑब्जर्वेशनल स्टेट है, ठीक है, बाहर से देख रहे हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं। G20 क्या है, 20 मेजर इकोनॉमीज़ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। इंडिया भी एक मेंबर है, अभी G20 इंडिया में लास्ट ईयर ही हुआ था, तो डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट मीटिंग्स हुई थी। अब इसका क्या फ़ायदा है, इसका आप ब्रॉडर ग्लोबल इश्यूज़ जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज सभी पर बात कर रहे हो। इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है इसका, कि आप ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बना रहे हो। फिर आता है नाफ्टा। नाफ्टा क्या, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ये कब स्टैब्लिश हुआ, 1994 में। ये क्यों स्टैब्लिश हुआ है, रीजनल ट्रेड ब्लॉक है जहाँ कनाडा और यूएस एंड मैक्सिको आता है। इन तीनों कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट देखने मिलेगी वो मिलेगी आपको मैक्सिको की, किसके साथ में, मैक्सिको की यूएस के साथ में, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि नाफ्टा आया, लेकिन अभी उतना अच्छे से वर्क तो कर नहीं पा रहा है, एज यूएस और मैक्सिको की जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। फिर जब ट्रम्प गवर्नमेंट आई थी तो और थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर आता है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये कब फाउंड हुआ, ये फाउंड हुआ 1961 में। फिर इंटरनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, 36 मेंबर नेशंस हैं। पर्पस क्या है, इकोनॉमिक एडवांसमेंट एंड ग्लोबल कॉमर्स। एपैक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, कब फाउंड हुआ, 1981 में। कितने मेंबर्स हैं, 21 मेंबर्स हैं। एम क्या है, रीजनल प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने का, ठीक। RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इंडिया इसका मेंबर बनने वाला था, इंडिया ने साइन नहीं किया। क्यों साइन नहीं किया, क्योंकि इंडिया को ऐसा लगा जो पॉलिसीज़ हैं वो चाइना को ज़्यादा फेवर कर रही हैं, ठीक है, या जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उन्हें कर रही हैं। लेकिन इंडिया को ओवरऑल जो है क्या होगा, इंडिया का इंपोर्ट तो बढ़ जाएगा और एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा, उतना फ़ायदा नहीं रहेगा। तो इंडिया ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए जो इन्होंने फॉलो नहीं किए। चलिए, ये क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है अमंग 10 एशियन मेंबर कंट्रीज़। तो बेसिकली एशियन और जो नॉन मेंबर्स हैं ये ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये सबके बीच में ये है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा सिर्फ इतना है कि आप एशियन के साथ में इन पाँचों का अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हो, जिससे कि इनको जो है क्या अच्छे खासे एक्सपोर्ट्स के लिए एक बिज़नेस मिल जाए, ठीक है, एक मार्केट मिल जाए, और सेम इनके साथ में भी हो। लेकिन इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था। इंडिया ने बहुत कोशिश की थी इसका मेंबर बनने की, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि इंडिया ने मना कर दिया सामने से ही, ठीक है। फिर आता है बिम्स्टैक। बिम्स्टैक जैसा मैंने आपको बताया काइंड ऑफ सार्क वाली ही कंट्रीज़ इसके अंडर हैं, लेकिन मेजरली कौन नहीं है इसमें, मेजरली इसमें पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। ये क्यों बना, ताकि हम शेयर्ड ग्रोथ एंड कॉपरेशन को प्रमोट कर पाएँ, ठीक है। 7 मेंबर नेशंस है, 5 साउथ एशिया से हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका, और 2 हैं साउथ ईस्ट एशिया से जो है म्यांमार एंड थाईलैंड, ठीक है। अब बिम्स्टैक में क्या प्रॉब्लम आया था, म्यांमार में जब मिलिट्री रूल आया तो बिम्स्टैक जो है उसमें भी कुछ बेसिकली मीटिंग्स वगैरह होनी धीरे धीरे बंद हो गई थी। अभी उतनी मीटिंग्स नहीं होते हैं, आज से 10 साल पहले या 8 साल पहले बहुत मीटिंग्स होती थी, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस मानी जाती थी। अब कुछ अगर हम बात करें इकोनॉमिक कंसर्न्स हमारे ग्लोबल इकोनॉमिक डायमेंशन से अगर हम देखें तो लोग डीग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो कम हो रहा है। ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म मेजर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है वो अब क्या है, फिजिकल डेफिसिट्स बढ़ते जा रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट या करेंट अकाउंट डेफिसिट्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब इतना प्रोटेक्शनिज्म लेकर आओगे तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आएंगी। एक्सचेंज रेट्स जो हैं वो किसी करेंसी के तो बहुत हाई हैं, किसी के लो हैं, ठीक है। अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो उनको तो बहुत फ़ायदा है, लेकिन हमारी जो कंट्रीज़ हैं उनकी क्या हो रहा है, काफ़ी स्टेबिलिटी हट जा रही है। देन क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है। अभी डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं मेजरली तो जो प्रॉब्लम्स आए, जो पोल्यूशन इतना हुआ वो इन्हीं की वजह से हुआ, लेकिन ये उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहते। स्पेशली अगर हम बात करें यूएस की, देन लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट होने लग गया है, ठीक है। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, ट्रेड साइकिल्स का कुछ नहीं समझ में आता है कि किस तरीके से इंडिया में जो है इनके साथ ट्रेड चल रहा है, एंड किस तरह की चीज़ें बेसिकली मान लो कि कोई कंट्री है ना, तो सडनली उसकी दूसरी कंट्री के साथ में, नेबरिंग कंट्री के साथ में प्रॉब्लम्स होने लग गए, तो अब जो बिजनेस वगैरह हो रहे थे उन पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ गया। देन स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या है, स्टैग्नेशन हो रहा है, किस चीज़ में, स्टैग्नेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी में, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट जिसकी वजह से बढ़ रही है, इन्फ्लेशन आता जा रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली इट विल लीड टू पॉवर्टी। फिर आता है सस्टेनेबल ग्रोथ।
सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे होगा आपका? सस्टेनेबल ग्रोथ होता है कि भाई अगर हम प्रॉपरली अपने सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करते हुए आसपास में बात करते हुए चलें तभी हम ये सारी ग्रोथ कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारा ये रहेगा कि नहीं हमें इसका ये वाला प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना, उसका वो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करना, तो फिर हम पुराने मेजर्स यूज़ करें जिसकी वजह से पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। यूएनजीए ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बताए। ठीक है, इनका टाइम फ्रेम था 2016 से 2030 तक। सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल्स कौन कौन से हैं? नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, ग्लोबल हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, ग्लोबल वाटर एंड सैनिटेशन, देन अफोर्डेबिलिटी, ठीक है, एंड क्लीन एनर्जी, देन डिसेंट वर्क, इंडस्ट्री एंड इनोवेशन, रिड्यूस्ड इनक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज़, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, देन लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। अब ये जो 17 गोल्स हैं इनमें से कोई सा भी आ जाएगा या 5 के 5 कोई गोल्स आ जाएंगे और बोला जाएगा कि इनको मैच करो। हो सकता है एक गोल आ जाए और पूछा जाए कि SDG 3 जो है वो किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? ग्लोबल हेल्थ के, गुड हेल्थ के साथ में रिलेटेड है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर आता है नीति आयोग। नीति आयोग ने अपना एक इंडेक्स निकाला, SDG इंडिया इंडेक्स। ये इंडेक्स क्यों निकाला? ताकि हम इंडिया के स्टेट्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस चेक कर पाएँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, ओवरऑल जो SDG स्कोर है हमारी कंट्री का वो है 71। ठीक है, 2023-24 में, ये 4th एडिशन है। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करें कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है तो 57 था 2018 में। अगर हम बात करें स्कोर्स जो हैं हमारे स्टेट्स के वो 57 से 79 के बीच में रेंज कर रहे हैं। सभी जितने भी स्टेट्स हैं सभी ने इम्प्रूव किया है इस पर, जो हमारे कह सकते हैं गोल्स हैं, हर एक गोल पर सभी स्टेट्स ने हमारे इम्प्रूव किया है। ठीक है, इसके अलावा अगर प्रोग्रेस हम देखें तो सबसे ज़्यादा गोल्स जो है नो पॉवर्टी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लाइमेट एक्शन एंड लाइफ ऑन लैंड पर वर्क हुआ है। गोल 13 जो है वो क्या है, हाईएस्ट इंक्रीज इन स्कोर फ्रॉम 54 टू 67। ठीक है, 32 स्टेट्स की अगर हम बात करें तो वो फ्रंट रनर कैटेगरी में है। पहले कितने थे? पहले हमारे 22 के अराउंड थे, अभी जो हैं वो 10 न्यू एंट्रेंट्स हैं। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, यूपी, वेस्ट बंगाल, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। अब अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया ने SDG 13 के लिए क्या फोकस करना शुरू किया है? इंडिया ने फोकस किया है कि जो हमारा नेट ज़ीरो एमिशन है वो हम 2070 कर देंगे, 2070 तक कर देंगे। ये किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली बात की गई है पंचामृत की। तो पंचामृत में सबसे पहले क्या है कि बाय 2030 हमारी जो इंडियन इकनॉमी है या हमारी जो कंट्री है वो कार्बन इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देगी एंड ले आएगी लेस देन 45% पर। ठीक है, इसके अलावा हम नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट फुलफिल कर लेंगे 2070 तक। 500 गीगावाट हम नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी कर लेंगे 2030 तक। 50% हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम कब तक फुलफिल कर लेंगे? 2030 तक। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे वो भी। फिर इसके अलावा बात करें टोटल प्रोडक्टेड कार्बन एमिशन की तो वो 1 बिलियन टन से हम कम कर देंगे बाय 2030। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या किया, हमने COP26 मीटिंग में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो है एक इनिशिएटिव लेकर आए और हमने बोला कि प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 कैंपेन लेकर आए जिसमें हमने बोला कि कंट्री जो है वो फ्री हो जाएगी सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बाय 2022। फिर बैंक्स को क्या बोला गया? बैंक्स को बोला गया कि भाई फाइनेंशियल सर्विस टास्क फोर्स आई है ना ऑफ सस्टेनेबल मार्केट्स, उन्होंने बोला आप एक काम करो, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग के लिए ना कुछ बेंचमार्क्स डिफाइन करो सबसे पहले, फिर उसके बाद में सिनेरियो एनालिसिस करो और असेस करो कि क्या रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड सस्टेनेबल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म। फिर बात हुई ग्रीन फाइनेंस की। ग्रीन फाइनेंस क्या था कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स को आप फाइनेंसिंग करोगे, ग्रीन बॉन्ड्स वगैरह जो हैं उनको आप परचेस कर सकते हो, इनको गवर्नमेंट प्रमोट करेगी। ठीक है, ग्रीन फाइनेंस क्या है कि फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स इस तरीके से कि जो हमारे पैसे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ में यूज़ होंगे कि हमारे जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं में हम फंडिंग करें ताकि हम जो क्लाइमेट चेंज है उसको केटर कर पाएँ। ठीक है ना, या फिर बेसिकली केटर नहीं, उसको एड्रेस कर पाएँ उस इशू को। ठीक है, चलिए प्रोग्रेस इन इंडिया की बात करें तो 2007 में RBI ने एक नोटिफिकेशन इशू किया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रोल ऑफ बैंक्स, जहाँ पर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई देखो आपको समझना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत बड़ा इशू हो चुके हैं, तो उससे रिलेटेड आपको अब क्या करना है, अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बेसिकली क्या करना है, जो भी आपकी CSR एक्टिविटीज़ हैं उनका कुछ % आपको यहाँ भी इन्वेस्ट करना है। आपने देखा है बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेते हैं आपके बैंक, जैसे ट्री प्लांटिंग का लेंगे, है ना, तो वो सब क्यों है, वो इसी वजह से हैं। फिर आता है 2008 में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लगाया इंडिया ने। फिर क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट फॉर्म की गई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। फिर इसके बाद में क्या हुआ, सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुल इम्प्लीमेंट की गई। तो सेबी ने क्या बोला, सेबी ने बोला जो टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज़ हैं वो अपनी एनुअल बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट्स पब्लिश करेंगी। फिर 2017 में क्या हुआ, गाइडलाइंस आइन ग्रीन बॉन्ड इशुएंस के लिए, ठीक है, जिसमें बताया गया कि भाई आपको डिस्क्लोजर किस तरह से करना है। फिर हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने बोला कि जो 30% इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगी ना हमारे रूफटॉप सोलर प्लांट्स की, ठीक है, वो हम एज सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो थे वहाँ पर सब्सिडी कितनी दे रहे हैं, 70% तक देंगे। और क्या करेंगे हम, जो हमारे जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव्स हैं वो भी प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल ₹2 पर यूनिट जनरेशन, अगर हमारी यूनिट बेसिकली हमारी जो जनरेशन है वो 1100 किलोवाट आवर से ऊपर चली जाती है, ठीक है, या फिर 100 किलोवाट पर ईयर तक चली जाती है, इस रेंज में हमारी अगर है तो ठीक है। इस रेंज से अगर ऊपर चली जाती है तो ₹2 पर यूनिट आपको हम ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। फिर इसके बाद में क्या है, फेम स्कीम लेकर आए, फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसके अलावा ग्रीन कार लोन्स लेकर आए या से भी, जहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि हमारी जो स्कीम है इसमें आपको 20 बेसिस लोअर इंटरेस्ट रेट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू जो हमारी पेट्रोल या डीजल की कार्स हैं, ठीक है, एंड लॉन्गर रीपेमेंट विंडो कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग कार लोन्स। डीजल कार्स तो खैर बंदी कर दी गवर्नमेंट ने। फिर PLI स्कीम लेकर आया फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स इन अरीना ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। फिर RBI ने क्या किया, RBI ने स्मॉल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर अंडर इट्स PSL स्कीम जो है उसको इंक्लूड किया। अब बात करते हैं CSR एक्टिविटीज़ की, तो ये किसके अंडर आता है, सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट आता है, जहाँ पर बोला गया कि शेड्यूल 8 के अंदर हम जो है क्या करेंगे, ओवरऑल डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे CSR एफर्ट्स के लिए, और SDGs जो होंगे वो मेजरेबल टारगेट्स होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे SDGs को इन्होंने क्या किया, कंपनीज एक्ट के अंडर लेकर आ गए। अब CSR एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि कंपनीज को 2% उनका जो भी नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है ना, उसको लगाना पड़ेगा SDG में, ठीक है। तो बेसिकली नेट प्रॉफिट को आपको क्यों यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है कोई भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ, ठीक है। तो अब ये RBI क्या बोल रहा है, RBI इनको बोल रहा है कि आप एक काम कीजिए, आप इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ की तरफ भी लगाइए, SDG गोल्स की तरफ भी यूज़ कीजिए, ठीक है। अगर हम बात करें नॉन कंप्लायंस के साथ, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो। स्टिल कोई अगर डाउट होता है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा दशहरा ऑफर चल रहा है, जहाँ पर आपको JAP के 1 ईयर सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा 55% का डिस्काउंट, ठीक है। और आपको कौन सा कोड यूज़ करना है, आपको कोड यूज़ करना है JAIIB, ठीक है ना।
चलिए, ये ऑफ़र जो है ये 13 अक्टूबर तक ही वैलिड है, तो कोशिश कीजिए इससे पहले-पहले आप इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा पाएँ। एंड देन आप लगा सकते हैं डेली क्विज़, जो कि हमारे यस ऑफ़िसर के टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। इसके अलावा इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, और आपको मिलेंगे क्विक रिवीजन नोट्स, जो आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं और पूरे सिलेबस को रिवाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी सेक्शन में लगता है कि आपको कुछ डाउट्स हैं या आप हमसे कुछ और उम्मीद रखते हैं, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।